वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो बातचीत की थी हम लोगों ने फॉर्मूले पर, एंगल बिटवीन द लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को लेकर, डायरेक्शन रेशियो को लेकर। उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हैं। फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन, है ना। क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम, एक पॉइंट है 2,4,3 टू द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 4 एंड 3, 4, 5। 2, 4, 3 एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है हमें 1, 2, 4 और 3, 4, 5 को मिलाने वाली लाइन पर। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो परपेंडिकुलर कहां पर जाके इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को मीट करेगा, ये बताना है ना। अगर एक ऐसी फिगर बनाया जाए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पॉइंट हो गया 2, 4, 3 और इस पॉइंट से हमें दो पॉइंट और दिए हैं 1, 2, 4 और कितना 3, 4, 5। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उस लाइन पर जब हम यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट बताना है क्या होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो कोशिश करें, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए होगा, अभी तक जितनी जानकारी हम लोग के पास है एंगल्स को यूज करने के लिए, उसके लिए हमें दोनों लाइन का या तो डायरेक्शन कोसाइन पता हो या दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो पता हो। और एंगल्स किस किस लाइन के बीच का पता है, ये वाली डॉटेड लाइन का और इस वाली लाइन का, इन दोनों के बीच का एंगल पता है। कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना, 0। अगर डायरेक्शन रेशियो में बात कर रहे हैं तो वही ज्यादा बेटर है। तो हमें इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा, इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि हमें इस लाइन पर दो पॉइंट पता है ना, तो कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा वही तो dr होगा। तो 1, 2, 4 और 3, 4, 5, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। ठीक है, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो होगा, उसको यूज कर लेंगे हम। बट हमारे लिए बचा क्या, ये बचा, इसका डायरेक्शन रेशियो पाने के लिए ये वाला पॉइंट, तो एक पॉइंट तो पता है, पर दूसरा पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जैसे ये निकालना है हमें, अगर हम इसको x, y, z माने तो कितने अननोन हो गए, 3 अननोन हो गए। जबकि हमें इक्वेशन कितनी मिलेगी, सिर्फ एक मिलेगी, ओनली वन इक्वेशन हमें मिलेगी जब हम इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स का सम क्या करेंगे, 0 करेंगे। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो इक्वेशन तो एक ही तैयार होगी ना, एक ही रिलेशन तो मिल रहेगा। पर अगर हम इसको, इस पॉइंट को मानेंगे, क्योंकि अभी पता तो है नहीं, तो ऑब्वियसली एज्यूम तो करेंगे। तो अगर x, y, z मान लेंगे तो क्या होगा, कितने अननोन्स हो गए, 3 अननोन्स हो गए। और इक्वेशन कितनी मिलने वाली है, एक। क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में इस क्वेश्चन को हम स्ट्रेट लाइन से भी कर सकेंगे, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे या हाउ टू वर्क विद स्ट्रेट लाइन, है ना, तब दूसरे तरीके से भी कर सकेंगे। अभी हम लोग फिलहाल जितनी जानकारी है उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये पॉइंट कैसे लिखा जाए, एक्स वाई जेड से मानेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 3 अननोन आ जाएंगे। इस पॉइंट को लिखने का दूसरा तरीका एक ही अननोन के साथ, क्योंकि इक्वेशन एक मिलने वाली है, इसका अगर A1 B1 C1 आएगा और इसका A2 B2 C2 आएगा डायरेक्शन रेशियो, तो हमारे पास एक ही रिलेशन लिख सकते हैं 90 डिग्री के बेसिस पे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन एक बनेगी तो अननोन भी कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक ही वेरिएबल की हेल्प ले सकते हैं। तो एक वेरिएबल की हेल्प लेते हुए इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम ये मान लें कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट बनेगी, हमने बाकी एक्स्ट्रा पोर्शन हटा दिया है ना, ताकि हम लाइन सेगमेंट को देखकर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकें। हम मान लें कि ये जो पॉइंट है जहां पर फुट गिरेगा इस पॉइंट से नीचे, इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड किया, λ/1 में। बोलो सही है।
ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि ये डिवीजन इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, पर वही पुरानी वाली बातें हम फिर कहेंगे कि हम जब कंडीशन यूज करके लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया, क्योंकि हमने जो फिगर बनाया उस हिसाब से हम क्या दिख रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया, तो हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे। लैम्डा अगर पॉजिटिव आया तो एक्चुअल में इंटरनल है, और अगर लैम्डा नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल है ना। तो अब देखो आराम से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख सकेंगे इन अ सिंगल वेरिएबल लैम्डा, ठीक है, और अपना काम भी हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा लैम्डा के टर्म्स में, और जब इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे या नहीं, लैम्डा के टर्म्स में ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एंड लैम्डा के फॉर्म में आएगा, ये एंड पता है, तो जो डिफरेंस होगा उसमें तो लैम्डा आएगा, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो सिर्फ लैम्डा के टर्म्स में आएगा। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सब कांस्टेंट्स होंगे, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 4 1, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज में सारे कांस्टेंट दिखेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज में हमें क्या दिखेंगे, लैम्डा के टर्म्स दिखेंगे, और फिर हम प्रोडक्ट का सम क्या कर देंगे 0, इक्वेशन एक अननोन एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। बोलो सही है, समझ रहे हो, कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक कर खुद से, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, इसका हम कोऑर्डिनेट लिख लें, इसका कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में, तो कितना 3 लैम्डा प्लस 1 बाई कितना लैम्डा प्लस 1, बोलो सही है, 3 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1, इसका कितना आएगा 4 लैम्डा प्लस 2 बाई कितना लैम्डा प्लस 1, और 5 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1, बोलिए सही है। तो ये हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिया लैम्डा के टर्म्स में यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 4 3 है, क्या हम इसका dr निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो, कैसे निकाल लें, 1 by 1 सब्ट्रैक्ट करते चले, तो इसमें से 2 घटा देते हैं, इसमें से 4 घटा देते हैं, और इसमें से 3 घटा देते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका dr लिखते हैं, इस वाली लाइन डॉटेड लाइन सेगमेंट का dr लिखते हैं 3 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन तुम करोगे, ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, ये हुआ पहला वाला पार्ट जो A1 का काम कर रहा है। B1 का काम करेगा कौन, 4 लैम्डा प्लस 2 बाई लैम्डा प्लस 1, और माइनस कितना -4 होगा, और थर्ड होगा 5 लैम्डा प्लस 4 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस कितना 3, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट आ गए A1 B1 और C1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम लोगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कितना लैम्डा, और 1 माइनस 2 माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 कॉमा, ये सिंप्लीफाई होगा तो 4 लैम्डा कट जाएगा, और 2 माइनस 4 कितना होगा -2 बाई लैम्डा प्लस 1 होगा, फिर यहां पर 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना हो गया 2 लैम्डा, और 4 माइनस 3 कितना हो गया +1 बाई लैम्डा प्लस 1, ये dr हुआ इस लाइन सेगमेंट का, सही है। और इसका dr हम लिख सकते हैं, कितना होगा, इसका dr लिखा जाए तो 3 माइनस 1 कितना 2, 4 माइनस 2 कितना 2, और 5 माइनस 4 कितना 1, तो 2 to 1 इसका dr हुआ, और इसका dr ये रहा, और दोनों लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। तो ये A1 B1 C1 है, मान लेते हैं, दिस इज A2 B2 C2, तो A1 इंटू A2, ठीक है, फिर ये कितना B1 इंटू B2, और ये कितना C1 इंटू C2, ये तीनों का सम क्या होगा 0 होगा। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करें, तो ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो 2 टाइम्स होके क्या बनेगा 2 लैम्डा माइनस 2 बाई लैम्डा प्लस 1, A1 A2 हो गया, ठीक है। फिर +2 का इसके साथ, तो -4 बाई लैम्डा प्लस 1, और फिर +1 का इसके साथ, तो +2 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0, बोलो सही है। अब देखो एलसीएम लेते ही लैम्डा प्लस 1 तो खत्म हो जाएगा, सब में एलसीएम कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, उसको खत्म कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और बाकी टर्म्स इकट्ठे करते हैं ऊपर के, तो 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना 4 लैम्डा,
-2 -4 -6 और +1 यानी -5 इज इक्वल टू कितना 0। इट मीन्स लैम्डा इज कितना 5/4। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब एक्चुअल में ये केस कैसा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो गिरेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कहीं गिरेगा। मतलब एक्चुअल में डिवीजन इज इंटरनल, क्योंकि हमने इंटरनल का फॉर्मूला लगाया था और लैम्डा की वैल्यू उसी से क्या मिली है, पॉजिटिव मिली है। मींस एक्चुअली द केस इज ऑफ इंटरनल। ठीक है, अब रही बात हमें फुट चाहिए ना, तो क्या कर सकते हैं, पहले भी ऑलरेडी ऐसी बातें हम कर रखे हैं कि या तो हम इसी कोऑर्डिनेट में लैम्डा की जगह कितना रख दें, 5/4 रख दें, ठीक है, या फिर 5/4:1 रेशियो बना जिसको हम कह सकते हैं 5:4, और फिर 5:4 का इस लाइन सेगमेंट पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके फिर से एक बार कोऑर्डिनेट लिख डालें तो हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो तुम्हारी इच्छा पे है, चाहो तो इसी लैम्डा इज इक्वल टू 5/4 को यहां पे पुटअप कर दो, है ना, अदरवाइज इसको क्या करो, 5/4:1 का रेशियो मतलब 5:4 का रेशियो, और 5:4 के लिए इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो। जो तुम्हारा मन करे वैसे करो। दोनों केस से तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू सपोज हम 5/4 यहीं पे पुट कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 15/4 + 1 यानी ऊपर होगा 19/4 और नीचे होगा 9/4। तुम पुटअप तुम खुद से करोगे ना, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारे एंड पे होगा, हम डायरेक्टली पुट करके जो आ रहा है वो लिख रहे हैं। तो 19/4 डिवाइडेड बाई 9/4, तो 4 कट जाएगा, 19/9 यहां पे रखते हैं तो 20 + 8 28/4 और 9/4, 4 कट जाएगा, 28/9 बचेगा। और यहां पे रखेंगे तो 25 + 16 यानी 41/4/9/4, तो 4 कट जाएगा, 41/9 बचेगा। दिस विल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 19/9, 28/9, 41/9। नोट कर लो इसको, देखो कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताओ, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछें। सही है, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन में मतलब फिर से एक नया क्वेश्चन लिखो, नहीं तो आपस में इसको रिलेट करोगे तो फालतू में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगला पार्ट जो हम करने जा रहे हैं उसको हम 2-3 तरीके से करेंगे। तो ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो, उस क्वेश्चन में क्या करो कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड बोला है ना, इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है, हमें इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट पे जो परपेंडिकुलर गिराएंगे उसकी लंबाई क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो बस फुट की जगह क्या कर दो, लेंथ कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को तो पूरा यहां तक लिख ही लो और समझ गए होगे, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे। फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 2, 4, 3 टू लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 4 एंड 3, 4, 5। ठीक है, सही है। तो वही क्वेश्चन है, बस इसकी लेंथ बतानी है। तो क्या करोगे बताओ, इसी वर्किंग को आगे लेके बढ़ जाओ। मेथड 1 कि ये जो वर्किंग की हुई है इसी वर्किंग को नेक्स्ट स्टेप में पास ऑन कर देते हैं। हमें ये कोऑर्डिनेट मिल चुका है ना, ये पॉइंट पता हो गया, पूरी तरह पता हो गया, ये आया 19/9, 28/9, 41/9, और इसका कोऑर्डिनेट भी पता ही है। तो दो पॉइंट के बीच की क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो, ये लंबाई आ जाएगी। करो एक बार, कोशिश करो जल्दी से, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ट्राई टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखो क्या आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट हम लोग को ये मिला हुआ है 19/9, 28/9, 41/9। हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो 19/9 -2 ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 19/9 -2 का होल स्क्वायर, सही है ना। फिर 28/9 में से 4 माइनस होगा, 28/9 - 4 होगा, और प्लस कितना 41/9 में से 3 जाएगा, 41/9 में से 3 का स्क्वायर, इस पूरे का क्या रूट। बोलो सही है। 19/9 -2 का होल स्क्वायर, 28/9 - 4 का होल स्क्वायर,
और 41/9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया। नाउ रूट ओवर 19 और 9 2 18, तो 19 माइनस 18 कितना 1, यानी 1/9 का होल स्क्वायर मीन्स 1/81 प्लस 28 माइनस 36, 9 4 जा 36, तो 28 माइनस 36 कितना हो गया -8 हो गया। तो -8 का स्क्वायर ऊपर कितना 64 और नीचे कितना वही 9 का स्क्वायर 81 प्लस यहाँ पे 41 माइनस 27, तो 41 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो 14 का स्क्वायर इज 196/81, ये बनेगा। सही है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 81 तो सब में एलसीएम आके रूट के बाहर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो बाई 9 तो लिख ही लेते हैं। ऊपर क्या बचेगा 196 और 64 कितना हो गया 260 हो गया, और प्लस 1 यानी 261 हो गया। सही है, 261 हो गया। ये 196 और 64, 260 और प्लस 1 261 हो गया। और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो 261 इज डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिविजिबल है, 2 + 6 + 1 9 हो रहा है ना, तो 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर 9 से डिवाइड होगा, बाहर कितना आएगा 3 आएगा, तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स रूट ओवर। अंदर 9 से डिवाइड करें तो 9 2 = 18 और 81 का मतलब 9 डिवाइड होने के बाद, और नीचे कितना 9, सो इट विल बी कितना सिंप्लीफाई होके √29/3, दिस विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप। ये लंबाई कितनी आई √29/3 आई। ठीक है, समझ गए। तो ये मेथड 1 हो गया कि इस लंबाई को निकालने के लिए हमने पहले क्या करें, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो क्या करते मेथड 1 कि पहले ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले। वो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट निकल गया, फिर उसके बाद क्या लगा रहे हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आया √29/3, इसको ध्यान रखो। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहां पे देखो, अगर फुट नहीं पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर नहीं पूछा, सीधे लंबाई पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट निकालना समय की थोड़ी सी बर्बादी करना है ना, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब फिर हम बोलेंगे अगर कोऑर्डिनेट पूछा है तब तो फिर ये काम करना ही था, सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट लिख के, जो काम हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे यहां तक आने के लिए, ये काम तो करना ही पड़ेगा अगर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो। बट अगर लेंथ पूछ रहा है तो फिर इस रास्ते से जाना इज वेस्टेज ऑफ टाइम। बट ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक अप्रोच तो सीखें। ठीक है ना, एग्जाम में कौन सा कब क्लिक कर जाए वी डोंट नो, तो हमें मेथड सारे पता हो, बट इससे अच्छे मेथड्स और हैं, उस पे काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये नोट कर लिए। आंसर कितना है √29/3, तो आने वाले अप्रोचेस में भी आंसर क्या आएगा √29/3 आएगा। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुआ। ठीक है, बोलो बढ़िया आगे। चलो देखें फिर हम लोग दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, कि दूसरे तरीके से यही आंसर और पा रहे हैं या नहीं पा रहे। देखो दूसरे अप्रोच हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये फिर से वही फिगर हमने बना लिया 2 4 3 और ये 1 2 4 3 4 5, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लंबाई हमें चाहिए ना, दिस लेंथ वी नीड, कि ये कितनी होगी। अब क्या करें कि ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दो, इन दोनों को कनेक्ट करके। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करके, और ये एंगल मान लेते हैं, लेट दिस एंगल इज थीटा। ये वेक्टर हम लोग को पता है, अब वेक्टर अप्रोच से यूज करके हम बात करते हैं। ये वेक्टर हम लोग को पता है, ये वेक्टर कितना होगा, मान लो दिस वेक्टर इज लेट्स से a, 1 2 4 से 2 4 3 को मिलाने वाला जो वेक्टर बना दैट इज वेक्टर a, और इधर डायरेक्शन में जो वेक्टर बना, इसको और इसको मिलाकर ये पूरा यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर बना दैट इज वेक्टर कितना b। इस ट्रायंगल में हमें अगर हाइपोटेनस पता चल जाए और बेस पता चल जाए तो क्या हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा सोचना है ना, इस पॉइंट को कनेक्ट किया, एक वेक्टर ये बनाया हमने वेक्टर ए, एक वेक्टर ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा ये वेक्टर बी। अब इस ट्रायंगल में ये जो राइट ट्रायंगल बना है, इसमें अगर हमें ये हाइपोटेनस पता चल जाए और इतना ये बेस पता चल जाए, ये लेंथ,
तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन बी फाइंड दिस लेंथ, पाइथागोरस से मिल जाएगा। अब बचा कि हाउ टू फाइंड दिस लेंथ, हाउ टू फाइंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बड़ा आराम से मिल जाएगा। वेक्टर ए पूरी तरह पता है या नहीं पता? वेक्टर ए पता लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि हमें दोनों एंड पॉइंट्स पता है। जिन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर वेक्टर ए बन रहा है वो दोनों पॉइंट्स पता है, तो वेक्टर ए लिख सकते हैं ना, ये पोजीशन वेक्टर माइनस ये पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो सही है? तो वेक्टर ए लिख लिया जाए, बस वेक्टर ए और वेक्टर बी मिल जाए। वेक्टर ए जैसे ही मिल जाएगा, अभी मिल ही जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये वेक्टर ए आ जाएगा, और वेक्टर ए का जो मॉड होगा, जो लंबाई होगी, दैट विल बी द हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का। और ये लेंथ कैसे मिलेगी? ये वाली, ये लेंथ कैसे मिलेगी? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो होगा वेक्टर बी पर, वही तो ये लेंथ होगी, है कि नहीं? तो ये लेंथ डायरेक्टली आ गई वेक्टर ए का मॉड से, और ये लेंथ कैसे आएगी? ये वाली, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जब हम पूरे वेक्टर बी पे निकालेंगे तो यही तो मिलेगा, तो ये बेस आ जाएगा राइट ट्रायंगल का। तो पहले वेक्टर ए लिखते हैं, तो वेक्टर ए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा, तो 1 आई का मतलब आई, फिर 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 होगा, यानी आई प्लस 2j, और फिर कितना? 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 मीन्स माइनस k। ये हो गया वेक्टर ए। सिमिलरली वेक्टर बी लिखते हैं, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 माइनस 1 यानी 2, यानी 2i, फिर प्लस 4 माइनस 2 यानी 2j, और कितना? 5 माइनस 4 यानी 1 मीन्स k। बोलिए सही है? ये लेंथ क्या होगी? ये लेंथ, ये जो वेक्टर बना है इसी की मॉड वैल्यू तो होगी, ये वाली लेंथ हाइपोटेनस। तो मॉड ए कितना आएगा? ये हाइपोटेनस मिलेगा। मॉड ए मतलब इस वेक्टर की मॉड वैल्यू कितनी? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया? 6 का रूट मीन्स रूट 6। सही है? ये वाली लेंथ क्या होगी? वेक्टर ए जो था, है ना, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी, उसकी जो मॉड वैल्यू होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ बेस। तो किसी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालते हो वेक्टर बी पे, यानी कितना? मॉड ए कॉस थीटा ना, ऑलरेडी हम लोगों ने वेक्टर्स में बात कर रखी है, तो मॉड ए का क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए हमको। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, ए डॉट बी जब लिखेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा? मॉड ए आएगा, मॉड बी आएगा और कॉस थीटा आएगा, 3 टर्म्स आएंगे। इसमें कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है जो प्रोजेक्शन बनने से रोक रहा है? मॉड बी ना, तो मॉड बी से डिवाइड कर दें, ठीक है। और ये लंबाई है, तो इसका क्या ले लिया जाए? मॉड, दिस विल बी द लेंथ ऑफ बेस। ये जो बेस होगा ना, वो ये चीज होगी। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी ऊपर है, ए डॉट बी लिखो मॉड के अंदर। ए डॉट बी कितना होगा? 1 इंटू 2, 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 4 कितना? 6, और माइनस 1 कितना? 5, बाई मॉड बी यानी वेक्टर बी की लंबाई, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना? 8 प्लस 1 कितना? 9, 9 का रूट कितना? 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 5/3। तो ये बेस जो है, इतना जो लेंथ है, ये कितना आया? दिस इज 5/3, और मॉड ए कितना आया? मॉड ए की वैल्यू ऊपर आई थी √6। बोलो सही है? नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में यूज कर दे तो ये लेंथ हो जाएगी कितनी? रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है? √6, √6 का स्क्वायर कितना होगा? 6, माइनस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है? 5/3, 5/3 का स्क्वायर कितना होगा? 5/3 का स्क्वायर विल बी 25/9। बस इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 9 6 ज़ा 54, 54 माइनस 25 कितना? 29, और रूट है तो ऊपर तो √29 रहेगा, और नीचे 9 है, रूट से बाहर आके क्या बनेगा? 3 बनेगा। सो अगेन आंसर इज √29/3। बोलो सही है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो कितना छोटे में हो गया है क्वेश्चन। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं पूछा तो हम बोलेंगे डोंट गो टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड देन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, मत करो। डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। और अब जो तीसरा अप्रोच होगा वो इससे भी ज्यादा सिंपल होगा।
इससे भी ज्यादा सिंपल होगा, पाइथागोरस भी यूज नहीं करना है, सीधे सीधे अब थोड़ी सी थिंकिंग, खुद का दिमाग यूज करो एक बार स्क्रीन रोक कर, और डायरेक्टली इन्हीं दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करो। बेस मत निकालो, बेस निकाल रहे हैं तब ना पाइथागोरस यूज करना पड़ रहा है। अगर हम बेस निकालेंगे ही नहीं, हम सीधे वेक्टर ए और वेक्टर बी से क्या कैलकुलेट करें, ये, ठीक है ना। एक बार स्क्रीन रोककर कोशिश करो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हाइट को क्या बोलोगे, इसको कॉस थीटा बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे, है ना। मॉड ए का क्या बोला जाएगा, साइन थीटा। और साइन किस में आता है, साइन किस में आता है, साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। कोशिश करो एक बार, आराम से कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो ये वाला अप्रोच समझ में आया, कोई दिक्कत होगी तो बताना, है ना। तो थर्ड अप्रोच अपने पास जो आएगा वो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू करेंगे। और ठीक है, हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट में वहां पे जो टाइम जाएगा वो टाइम जरूर जाएगा डिटरमिनेंट सॉल्व करने में। तो जो तुम्हारा मन करे इन दो में से, चाहे डॉट प्रोडक्ट वाला चाहे क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो यूज कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला अच्छा लगता है तो वो यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास तीनों ऑप्शंस ओपन रहेंगे, ठीक है। कोशिश करो, फिर हम लोग बात करते हैं इसको कि हाउ टू हैंडल इट विद हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। करो, हुआ, सेम आंसर आ रहा है, √29/3। फिर से देखो वही फिगर है, यहां इस बार हमें क्या चाहिए, इस हाइपोटेनस का बेस निकाले थे तो कॉस थीटा बोले थे, इस हाइपोटेनस का इस बार क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्टली साइन थीटा निकाल रहे हैं। तो यानी वी नीड मॉड ए साइन थीटा। ये लेंथ कितनी होगी, मॉड ए होगी ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी अभी वही है, इसके अलॉन्ग वेक्टर ए बनाया, इसके अलॉन्ग वेक्टर बी बनाया, तो ये दोनों वेक्टर्स तो वही आएंगे जो पिछले अप्रोच में आए थे। अब ये लेंथ होगी मॉड ए ये एंगल थीटा है, तो मॉड ए का ये क्या बनेगा, साइन थीटा। और ये मॉड ए का साइन थीटा, साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले लिखते हैं ए और बी का। तो ए क्रॉस बी का जब फॉर्मूला एक्सपैंड होगा तो क्या क्या आएगा इसमें, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। तो इसका मॉड लगा दे तो अब क्या बचेगा, मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, एन कैप का मॉड तो 1 हो जाएगा। तो मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, ठीक है ना। तो मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा आया, बट अपने को क्या चाहिए था, मॉड ए साइन थीटा का खाली मॉड चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, मॉड ए सिर्फ साइन थीटा चाहिए था। मॉड बी उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, उसमें मॉड बी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मॉड बी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो चीज सिंप्लीफाई होगी, क्या बनेगी, मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा बाय मॉड बी कट जाएगा और क्या बचेगा, मॉड ए साइन थीटा बचेगा कि नहीं। और हमें वही तो चाहिए, मॉड ए साइन थीटा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। मॉड बी तो पता ही है, ये तो डायरेक्टली यहाँ दिख रहा है, कितना आएगा, ये तो 3 आएगा, मॉड बी की जगह तो 3 आ जाएगा। बचा क्या, केवल क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी सिंप्लीफाई करना है। तो ए क्रॉस बी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसका मॉड लेना रहेगा। तो ए क्रॉस बी सिंप्लीफाई करने के लिए डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, और फिर 1 2 -1 1 2 -1 और कितना 2 2 1 2 2 1, बोलो सही है। इज इक्वल टू आई कैप, कवर करो 2 माइनस ऑफ -2 +2, यानी 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर माइनस जे, ये कवर 1 माइनस ऑफ -2 +2, 1 + 2 कितना 3, और फिर प्लस के में 2 -4, 2 - 4 कितना -2, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या बना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, 4i कैप -3j कैप -2k कैप, सही। तो a क्रॉस b की वैल्यू आई है। ऊपर हमें क्या चाहिए, a क्रॉस b का मॉड चाहिए। इस वेक्टर का मॉड निकालो, देखो √29 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 कितना 25, और -2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 कितना 29। तो √29 आ रहा है ये, दिस इज √29, और मॉड भी कितना था 3। तो फाइनली क्या बना, √29/3 विल बी अगेन द सेम आंसर। सही है, समझ पाए बात। एक क्वेश्चन को हमारे पास 3 अप्रोच से हम लोगों ने करके देखा। पहला अप्रोच सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, फिर उसी में सेक्शन फॉर्मूला के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। दूसरे अप्रोच में हमने पूरी तरह वेक्टर को यूज किया, ठीक है। पहले अप्रोच में 3D के बातचीत को यूज किया है, और दूसरे तीसरे अप्रोच में हमने वेक्टर्स में जो सीखी हुई चीजें हैं उनको यूज किया। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत।
समझ गए? कोई दिक्कत होगी तो बताना, है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है, जिस लाइन की खास बात ये होनी है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन्स, उन दो लाइन्स पे परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन, उस रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है। और जो दो गिवन लाइन्स है जिसपे वो लाइन परपेंडिकुलर है उनके बारे में बताया है कि हैविंग डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू ये और ये। जो दो लाइन गिवन है उनके बारे में ये बताया है कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइन्स होंगे वो एक लाइन का इसके प्रोपोर्शनल होगा। ये पॉइंट नहीं है ना, इट इज नॉट द पॉइंट, ब्रैकेट हटा देते हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मत समझ लेना, ठीक है। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है और एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है, और हमें रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है। डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्शन कोसाइन है क्या? ये डायरेक्शन कोसाइन है? नहीं। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होता तो इनके स्क्वायर का सम 1 होता, है ना? बट इसके स्क्वायर का सम कितना है? 9 है। इसके स्क्वायर का सम कितना है? 5 है। तो ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, बट जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा वो एक लाइन का इसके प्रोपोर्शनल होगा, एक लाइन का इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर ये है क्या चीज? ये क्या है? ये क्या है? दे आर एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज। हम लोगों ने पहले बात की थी कि अगर हमें किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे? वर्किंग की थी ना हम लोगों ने। अगर डायरेक्शन रेशियो पता है ABC, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे? स्टेप्स क्या था कि सेम प्रोपोर्शन में होता है, जिस प्रोपोर्शन में डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उसी प्रोपोर्शन में डायरेक्शन रेशियो भी होता है, या वाइस वर्सा। जिस रेशियो में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जिस प्रोपोर्शन में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, उसी प्रोपोर्शन में डायरेक्शन कोसाइन भी होता है। तो हम लोगों ने क्या किया था? अगर जो हम लोगों ने हेडिंग डाली थी कि कैलकुलेटिंग डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज पता थे तो हम लोग क्या करते थे? डायरेक्शन कोसाइन मानते थे ना कि लैम्डा ए होगा, लैम्डा बी होगा, लैम्डा सी होगा। और फिर क्या करते थे? डायरेक्शन कोसाइन इसको क्या किए, इस पे कंडीशन लगाते थे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की, तो लैम्डा आ जाता था। पर यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जिस रेशियो में ये तीन नंबर्स ABC है, A:B:C, है ना, विद इट साइन जो भी होगा उसी प्रोपोर्शन में है ना। ये भी लैम्डा सब में मल्टीप्लाई हुआ है तो A:B:C तो है ये भी। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। बट यहां पे स्क्वायर का सम चूंकि 1 नहीं है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज क्या? डायरेक्शन रेशियो, है ना। डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस, जिस प्रोपोर्शन में ये तीन है उसी प्रोपोर्शन में डायरेक्शन कोसाइन भी होगा। मतलब ये क्या चीज है? इट इज एक्चुअली द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वन ऑफ द लाइन, इट इज एक्चुअली द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अनदर लाइन, ठीक है। तो हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन का लैंग्वेज और सिंपल करना होता तो क्या देता कि परपेंडिकुलर टू द लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 - 2 एंड 0 to 1। तो ये लैंग्वेज सिंपल फॉर्म में ये होती। बट कभी एग्जाम में अगर ये लैंग्वेज आ जाए डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू दिस, तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन रेशियो दिया है और ये भी डायरेक्शन रेशियो दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है लाइन परपेंडिकुलर टू द, जो इन दोनों लाइंस पे क्या हो परपेंडिकुलर हो, उनका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन तो निकाल लेंगे बाद में, पहले डायरेक्शन रेशियो अगर पता चल जाए तो डायरेक्शन कोसाइन तो आ ही जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं पहले हम लोग कि रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी dr की बात है, यहाँ भी dr की बात है, ये डायरेक्शन रेशियो दिया है, ये भी डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो हम भी डायरेक्शन रेशियो ही मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड लाइन का क्या है? A, B और C है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं A, B और C, बोलो ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, जो कि रिक्वायर्ड लाइन इस पे क्या होनी है? परपेंडिकुलर होनी है, यानी करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली ये लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, वो लाइन इस पर भी क्या होनी है? परपेंडिकुलर होनी है, यानी इन दोनों का भी करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0 होगा। तो रिलेशन लिख डालते हैं, इससे रिलेशन लिखते हैं तो A × 1 -2 × B और -2 × C बराबर कितना? 0। बोलो सही है।
और इससे लिखते हैं तो a इंटू 0 तो 0 हो गया, मत लिखो। b इंटू 2 है ना, a इंटू 0 0 हो गया, b इंटू 2 कितना हो गया 2b हो गया, और c इंटू 1 कितना हो गया c हो गया, इज इक्वल टू कितना 0। सही है। तो इक्वेशन 2 है, अननोन कितने 3 है, अननोन a है b है और c है, और इक्वेशन कितनी है 2 है। तो इक्वेशन कम पड़ रही है, अननोन ज्यादा है, तो क्या करें हम लोग, तीनों डेटा एक ही वेरिएबल में कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों डेटा। मतलब चाहे तो तीनों ए में निकाल लो, ए को ए रहने दो, बी को भी ए में कैलकुलेट कर लो, सी को भी ए में कैलकुलेट कर लो, ठीक है। या फिर बी को बी रहने दो, ए को भी बी में कैलकुलेट कर लो, सी को भी बी में कैलकुलेट कर लो। या फिर सी को सी रहने दो, ए और बी दोनों को भी सी में कैलकुलेट कर लो, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए बताओ, हम सब कुछ बी में कैलकुलेट कर ले, सब कुछ बी में, तो यहां से सी आ जाएगा डायरेक्टली कितना -2b। सी की वैल्यू बी के टर्म्स में कितनी आएगी -2b आएगी। सही है। हमने बी को क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि फिर वो बाई 2 का चक्कर आ जाता। बी को अगर सी में कैलकुलेट करना चाहते हैं हम तो फिर बाई 2 का चक्कर आ जाता, और डिवाइड से हम बचना चाह रहे थे, इसलिए हमने सी को कैलकुलेट किया -2b। और अब सी की जगह -2b यहां रख दो, तो ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज a -2b, और c की जगह -2b, तो -2 इंटू -2b यानी +4b इज इक्वल टू कितना 0। दिस इंप्लाइज a बराबर यहां +2b, इधर आगे -2b बनेगा, तो a की वैल्यू कितनी आई -2b आई। तो सब कुछ b में कैलकुलेट किया, तो a b c क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज थे, तो ये a b c क्या बनेंगे, a की जगह -2b। बोलो सही है। फिर b तो b है, b को तो चेंज ही नहीं किया हमने, सब कुछ b में कैलकुलेट किया, तो b की जगह तो b ही होगा, और c भी हमने b में कैलकुलेट किया है, कितना -2b। बोलो सही है ना। तो ये तीन हम लोग को मिला डायरेक्शन रेशियोज का पार्ट, एक -2b आया, एक b आया और एक -2b आया। अब यहाँ पे b बदलते जाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बदलता जाएगा देखने में, बट फिर वही बात है ना, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो का ट्रिपलेट फिक्स नहीं होगा, ट्रिपलेट तो इनफाइनाइट बनेंगे, मल्टीप्लाई करते जाओ नए नए नंबर से, नया नया ट्रिपलेट फॉर्म होता जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑब्वियसली इनफाइनाइट आना भी चाहिए था, इसीलिए हमें ये सब कुछ किसके टर्म्स में मिला है, एक वेरिएबल के टर्म्स में मिला है, ताकि हम भी बदलते जाएंगे, ये ट्रिपलेट बदलता जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सब में b मल्टीप्लाई है ना, सब में से b हटा लो, तो वो भी तो एक डायरेक्शन रेशियो होगा, तो b सब में से हटा लेते हैं, तो क्या बनेगा -2 1 -2, ये भी एक डायरेक्शन रेशियो होगा। और जब इसी में b से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ये बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया आएगा, यही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ और आएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ और आएगा। तो नया नया ट्रिपलेट मिलता जाएगा डायरेक्शन रेशियो का। तो हमने एक सिंप्लीफाई करके एक ट्रिपलेट बना लिया। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो मिल गया, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे निकालते हैं, √a² + b² + c² से डिवाइड करते हो ना। और लाइन की बात है तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 तरीके से। एक बार सब में जो साइन है वही रहेगा सब में डिवाइड होने के बाद, और एक बार सब में माइनस से बाहर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 ट्रिपलेट बनेगा डायरेक्शन कोसाइंस का। तो इस सभी के स्क्वायर का सम कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, सो 4 + 1 + 4 कितना हो गया 9 हो गया। 9 का रूट कितना हो गया 3, तो 3 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एक ट्रिपलेट तो ये बनेगा -2/3, 1/3, -2/3, एक ट्रिपलेट डायरेक्शन कोसाइन का ये। और दूसरा क्या बनेगा, सब में माइनस से मल्टीप्लाई है ना, तो ये ऑब्लिक ऐसे ही कर दिया सेकंड सेपरेट करने के लिए। दूसरा बनेगा 2/3 -1/3 और 2/3। बोलो सही है। तो ये 2 आंसर्स आएंगे, दिस विल बी वन डायरेक्शन कोसाइंस, दिस विल बी अनदर डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि लाइन है इसलिए दोनों आंसर बोलना है, ये भी होगा और एक ये भी होगा। बोलिए सही है, समझ गए। इस क्वेश्चन में कहीं कोई तकलीफ होगी तो बताना, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को अब हम लोग थोड़ा सा अब जो सीखने जा रहे हैं उस अप्रोच को भी ध्यान रखोगे। जब भी हमें किसी 2 लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन के dr की बात करेगा
देन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड देन डायरेक्शन कोसाइन। सही है। चलो इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव तरीके से देखते हैं कैसे किया जाए। ठीक है, हटाए इसको। चलो देखो ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, ये बाकी चीज तो पहले से हम लोगों ने बात कर ही ली है कि ये दोनों लाइन का क्या पता है, एक लाइन का ये डायरेक्शन रेशियोज है और एक लाइन का ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब हमें रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है जो कि इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर हो। डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके अब हम वेक्टर अप्रोच पे जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हो, दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हो, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके एक वेक्टर लिख डालें आई कैप, जे कैप और के कैप से, तो वो वेक्टर क्या बताएगा, उसी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बताएगा या नहीं बताएगा। अगर ये किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है पहले, ये किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, अगर हम इसी डायरेक्शन रेशियोज को कंपोनेंट में दे दें आई कैप का, जे कैप का और के कैप का, मतलब वेक्टर बना लें क्या, 1 इंटू आई कैप -2 इंटू जे कैप, तो -2 जे कैप और -2 इंटू के कैप यानी -2 के कैप, ये एक वेक्टर ए बना लिया हमने। तो ये वेक्टर एक्चुअल में क्या होगा, ये वेक्टर उस लाइन के पैरेलल होगा जिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है। सही है। उसी तरह इस कंपोनेंट्स को यूज करके एक और दूसरा वेक्टर बना लो, वेक्टर बी, 0 इंटू आई कैप मत लिखो, 2 इंटू जे कैप और 1 इंटू के कैप यानी के कैप, ये दूसरा वेक्टर हो गया। ये वेक्टर क्या बताएगा, वो लाइन जिसके ये डायरेक्शन रेशियोज हैं उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ये होगा। बोलो ठीक है। हमें वो लाइन चाहिए जो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर थी, इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर मिल गया, इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर मिल गया, मतलब हमें वो लाइन चाहिए जो इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो और इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो। तो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो, वो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर के पैरेलल होगी या नहीं होगी। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो और इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो, वही तो हमारा काम पूरा करेगी। ठीक है ना। उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो उस लाइन का पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो वो लाइन जो इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो और इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो, वो लाइन एक उस वेक्टर के पैरेलल होगी जो वेक्टर इस पे और इस पे दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वैसा वेक्टर कैसे पाएंगे हम, जब इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। सो कैलकुलेट ए क्रॉस बी। ठीक है ना, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 -2 -2। ठीक है, और 0 हो गया आई कंपोनेंट, जे का कितना 2, के का कितना 1। सही है। तो इज इक्वल टू डिटरमिनेंट सॉल्व करो, आई क्या -2 और ये -4 +4, -2 + 4 कितना 2, फिर -j, ये कवर ये कवर, तो 1 -0 यानी 1 और +k 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2i -j + 2k। ये आ गया, ये वो वेक्टर आ गया जो इन दोनों वेक्टर्स पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो रिक्वायर्ड लाइन होगी इस वेक्टर के पैरेलल ही तो होगी। तो अगर अब हम इस वेक्टर के कंपोनेंट्स उठा लें, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा किसका, उस लाइन का जो इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, 2 -1 और 2। सही है। अब देखो हम लोगों ने जो अभी पहले वाले अप्रोच से कैलकुलेट किया था, ऐसे ही तो कुछ आया था, वहां पे शायद -2 1 और -2 आया था। ठीक है ना। बट डायरेक्शन रेशियो पे भरोसा नहीं करना है कि सेम आएगा तो हर अप्रोच से सेम आएगा, इट इज नॉट मैंडेटरी ना। डायरेक्शन रेशियो एग्जैक्टली सेम ट्रिपलेट बनेगा ये जरूरी नहीं है,
इस बात को दिमाग में ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम तो नहीं आया है, माइनस का फर्क तो आ ही गया ना। वहां पे हम लोगों ने -2 1 और -2 कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 2 -1 और 2 है। बट हाँ, प्रोपोर्शन होगा, ये कंफर्म है कि जिस प्रोपोर्शन में ये 3 नंबर्स होंगे उसी प्रोपोर्शन में मेथड नंबर 1 भी हमें 3 नंबर्स देगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकाल, वही 2 ट्रिपलेट्स आएंगे। तो इसका रूट ओवर a² + b² + c² कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से तीनों को डिवाइड करो तो 2/3 -1/3 2/3। ठीक है। और दूसरा ट्रिपलेट क्या आएगा, सेपरेट किए हैं बस ये, तीनों में माइनस से मल्टीप्लाई, -2/3 1/3 -2/3। बोलो, यही 2 ट्रिपलेट्स आएंगे, एक ये आएगा और एक ये आएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस प्रोसेस को ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। यूजिंग वेक्टर हम लोग फाइंड कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द 2 लाइंस। सब कुछ 3D है, कहीं वेक्टर का कोई जिक्र नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन किस में चला गया, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो समझ में आई बात। इस प्रोसेस को भी ध्यान रखना है, पिछले प्रोसेस को भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कौन सा क्लिक कर जाए। बट ये बहुत यूजफुल है कि जब भी हमें 2 लाइंस के परपेंडिकुलर तीसरी लाइन चाहिए, गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी हमें 2 लाइंस, 2 नॉन पैरेलल लाइन, मतलब वो 2 वेक्टर्स देखो जो बने नॉन कोलिनियर है ना, देखो नॉन कोलिनियर है कि नहीं, इसमें आई ये जे का रेशियो के का रेशियो देखो, जे और के तो मैच हो रहा है, बट आई का कंपोनेंट ही मैच नहीं हो रहा है ना। इनफैक्ट जे और के भी मैच नहीं हो रहा। ये देखो -2/2 -1 और -2/1 -2, जे और के का रेशियो क्या है, अलग अलग है, और आई इसमें है और इसमें आई है ही नहीं। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर हैं। और जब भी 2 वेक्टर्स नॉन कोलिनियर होते हैं तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, उन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। ठीक है ना। जब भी 2 वेक्टर्स, अगर ए और बी नॉन कोलिनियर है, then A cross B will definitely give the vector perpendicular to both A and B। ये पहले बातचीत हो चुकी है, तो हमने इस बार उसी का फायदा उठाया। ठीक है। तो आज वाली बातचीत हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को स्ट्रेट लाइन इन 3D अगला सब टॉपिक जो कि मतलब 3D में ही अभी आगे और अब बातचीत होगी, स्ट्रेट लाइन पे काम होगा। बट उसके लिए हमें एक फ्रेश शुरुआत करनी होगी, उसमें नहीं टाइम है ना। इसलिए अभी इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, स्ट्रेट लाइन से। फिर से अब स्ट्रेट लाइन पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। चीज़ें कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो बताना, चीज़ें बहुत सिंपल हैं। स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर प्लेन आएगा, ऑल आर वेरी सिंपल थिंग्स। बस कहीं दिक्कत हो तो पूछते रहना, डाउट कलेक्ट करके मत रखिएगा। ठीक है। तो बाकी की बातें फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।